योर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज हम यूपीसीएचओ का मेमोरी बेस्ड पेपर देखेंगे जो 4 सितंबर को हुआ है। अब पेपर है 7 सितंबर को। जिन लोगों ने 4 सितंबर को पेपर दिया है उनका कहना है, इवन तीनों शिफ्ट के लोगों का कहना है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था। जो उन्होंने पढ़ा है आउट ऑफ सिलेबस गया है पूरा पेपर। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मुझे मिले हैं वो आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको मैं एक हिंट कर देती हूँ। अब जो लोग 7 तारीख को पेपर देंगे उनके लिए यदि यहाँ पर एक टॉपिक भी वो है तो आपको पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको सेम मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आपका जो 7 तारीख को पेपर देंगे उसमें भी आएगा। और इस बार जब पेपर लास्ट टाइम भी 2 दिन पेपर हुआ था, इस बार भी 2 दिन पेपर हो रहा है क्योंकि वैकेंसी 5,500 प्लस थी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अच्छी ज़्यादा वैकेंसी है तो चलो फॉर्म भर के जॉब निकाल लें। तो चलिए देखेंगे जब ऑफिशियल आंसर की आएगी कि आउट ऑफ सिलेबस गया था आपका पेपर कि नहीं। तो यहाँ पर हम जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी आपको समझाएंगे, बट बिफोर दैट क्योंकि कल ही आपका पेपर है तो क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करते हैं जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए। और जब यदि 4 तारीख को 3 शिफ्ट में पेपर हुआ तो 7 को भी 3 शिफ्ट में होगा, तो टोटल जब 6 शिफ्ट के पेपर मिला के निकाला जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करके नॉर्मलाइजेशन होगा, देन आफ्टर आपका मेरिट है जो, या फिर ये कह सकते हैं सिलेक्शन इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो पहले हम देखेंगे कि आपको क्वेश्चन क्या आए थे, आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में आपके मार्क्स घटने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच वन इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। तो इनर मोस्ट लेयर है जो यूट्रस की वो कौन सी है। तो इनर लेयर है यूट्रस की कौन सी, एंडोमेट्रियम। क्या है, यूट्राइन लाइनिंग जिसको हम कहेंगे इनर लेयर है यूट्रस की। पेरीमेट्रियम कहते तो प्रोटेक्टिव लेयर और आउटर लेयर। मिडिल लेयर कौन सी है, मायोमेट्रियम। लेकिन यदि आपको एग्जाम में तीनों ऑप्शन में दिए हो एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तो आपको मार्क करना है एंडोमेट्रियम क्योंकि इनर लेयर है। यदि मिडिल लेयर पूछते हैं तो वो है मायोमेट्रियम, जो कि प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा बेबी को पुश आउट करने में यही हेल्प करती है। भी आपको आ सकता है पेरीमेट्रियम के आउटर और प्रोटेक्टिव लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर, इन एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑल साइन आर सीन एक्सेप्ट। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सभी साइन देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो साइन देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर हाइपोएल्बुमिनिया, प्रोटीनयूरिया, एडिमा, फिर नन ऑफ द अबव। मैं आपको बता दूं कि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है तो किसी ने ओनली टॉपिक बस बता दिया कि ये आया था एग्जाम में, ये भी नहीं बताया कि ऑप्शन क्या थे क्योंकि पेपर सबको हार्ड लगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, जनरली जो मेन क्लासिकल साइन होते हैं, प्रोटीनयूरिया होगा, हाइपोएल्बुमिनिया होगा, हाई ब्लड लिपिड लेवल होंगे, स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा। और यहाँ पर कुछ केस में क्या होता है, हाई बीपी भी होने लगता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर जो साइन है क्लासिकल तो ये तीनों हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। यदि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ और अदर साइन आया हो तो आप उसको मार्क कर सकते थे, जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पार्कलैंड फॉर्मूला इज यूज्ड टू। तो TBS है जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया के लिए बर्न पेशेंट में यूज़ किया जाता है। कौन सा फॉर्मूला, पार्कलैंड फॉर्मूला। ये आपको एग्जाम में आया हुआ था। तो पार्कलैंड फॉर्मूला में है जो आपका आंसर क्या होगा, बर्न। अब यहाँ पर आपको जो लोग 7 तारीख को पेपर देंगे मैं उनको क्लियर कर दूँ कि आपको हो सकता है कि पार्कलैंड फॉर्मूला ही आ जाए, कि पार्कलैंड फॉर्मूला यहाँ पे तो रिलेट कर रहा है बर्न पेशेंट में हमें कितना बॉडी फ्लूइड है जो एडमिनिस्टर करना, तो फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है उसको लेके। लेकिन यदि आपको एग्जाम में फॉर्मूला पूछें कि पार्कलैंड फॉर्मूला है क्या, तो यहाँ पर फ्लूइड रिक्वायरमेंट के लिए बर्न पेशेंट में फॉर्मूला यूज़ किया जाता है 4 ml इंटू बॉडी वेट किलोग्राम इंटू TBS टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो 24 आवर में कितना चढ़ाया जाना है फ्लूइड वो। तो यहाँ पर फर्स्ट 8 आवर में हाफ फ्लूइड हमें देना है, आफ्टर जो 16 आवर है कैसा इनिशियल टाइम में जो 8 घंटे हैं, 24 घंटे का यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो इनिशियल 8 घंटे में हमें आधा फ्लूइड दे देना है। और जब बाकी के जो 16 घंटे बचेंगे तो उनमें हमें क्या कर देना है, बाकी जो हाफ फ्लूइड है तो उन 16 घंटों में देना है। फर्स्ट 8 आवर इज फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्न इंजरी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनिशियल के जो 8 घंटे में हमें हाफ फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, एंड देन 16 आवर बचते हैं तो उसमें बाकी बचा हुआ हाफ फ्लूइड। 4 ml इंटू टोटल बॉडी वेट किलोग्राम में इंटू TBS से कितना बॉडी का एरिया है जो बर्न हुआ है। अब यहाँ पर TBS से कैसे निकल के आएगा, तो वो निकल के आता है रूल ऑफ 9 से। किससे आएगा, रूल ऑफ 9 से
टोटल बॉडी सरफेस एरिया जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो रूल ऑफ 9 आपको यहाँ पे लगेगा। तो आपको एग्जाम में रूल ऑफ 9 भी आ सकता है जो 7 सितंबर को पेपर देंगे उनके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर जो पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस बर्न के पेशेंट होते हैं उन्हीं में बस से पार्कलैंड फार्मूला यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं किसी को स्कॉल्ड हुआ है या फिर थोड़ा भी बर्न हुआ है तो उसमें जाके आप जो बर्न का फार्मूला है पार्कलैंड फार्मूला यूज़ करके फ्लूइड एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग मिनरल्स। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ब्लड क्लॉटिंग मिनरल्स पूछते हैं तो क्या होगा, कैल्शियम होगा, विटामिन क्या होगा, फाइब्रिनोजन हो गया, फिर नन ऑफ द अबव। फर्स्ट थिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पूछे तो फाइब्रिनोजन, मिनरल्स पूछे तो कैल्शियम, विटामिन पूछे कि कौन सा विटामिन हेल्पफुल है ब्लड क्लॉटिंग में तो होगा विटामिन के। यहाँ पर आपको यदि आया होगा क्वेश्चन कि ब्लड क्लॉटिंग मिनरल्स तो आपको मार्क करना है कैल्शियम, यदि ब्लड क्लॉटिंग विटामिन पूछा है तो मार्क करेंगे विटामिन के, यदि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पूछेंगे तो होगा फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट यहाँ पर व्हेन वी सेलिब्रेटेड द नेशनल न्यूट्रिशनल वीक, तो हर साल हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन में है 1 to 7 सितंबर, 1 to 7 अगस्त, 7 to 14 सितंबर या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जितने भी वीक हैं वर्ल्ड जो नेशनल और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, एंड यहाँ पर है कि जो नेशनल न्यूट्रिशनल वीक है हम कब सेलिब्रेट करते हैं। जितने भी डेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपको तो वो आपको आएंगे, जरूर आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन तक आएंगे। नेशनल न्यूट्रिशनल वीक हम सेलिब्रेट करते हैं सितंबर का जो फर्स्ट वीक होता है, पहला सप्ताह होता है सितंबर का, उसमें हम नेशनल न्यूट्रिशनल वीक को सेलिब्रेट करते हैं। अगस्त का फर्स्ट वीक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। आपको एग्जाम में आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन आया था बीएमआई को लेके, बहुत सारे लोगों का कहना है कि कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया था, किसी का कहना है कि डायरेक्ट बीएमआई बताया था। तो यहाँ पर हम पूरा बीएमआई बताएंगे कि बीएमआई है क्या। तो यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स को लेके क्वेश्चन यदि आपको आया है तो या तो आपको वेट दे दी या हाइट दे दी और आपको कैलकुलेट करके बताना, या फिर डायरेक्ट पूछा है तो आपको बीएमआई इस तरीके से होगी। तो इनकेस यदि बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 18.5 दैट मीन्स पेशेंट क्या है, अंडर वेट है। नॉर्मल बीएमआई होता है 18.5 to 24.9, 25 से लेके 29.9 तक की क्लास आती है ओवर वेट में। देन आफ्टर क्लास फर्स्ट सेकंड है जो ओबेसिटी की रहेगी। क्लास फर्स्ट ओबेसिटी में होगा 30 से 34.9 तक बीएमआई, और जो क्लास सेकंड होगी तो उसमें कितना होगा 35 से 39.9, और एक्सट्रीम ओवर वेट में मोर देन 40। तो ये क्या होगा बीएमआई। अब यदि आपको फॉर्मूला के तौर पे आया है या फिर आपको बीएमआई निकालने आया है तो आप कैसे निकालेंगे। तो यदि आपको हाइट एग्जाम में सेंटीमीटर में आई हो तो आपको मीटर में उसको कन्वर्ट करना है कि अकॉर्डिंग टू बीएमआई का जो फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम्स, वेट यदि एलबी में दिया है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, हाइट सेंटीमीटर में दी है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। मैंने आपको लास्ट की जो 2 क्लास हुई थी उसके पहले पढ़ाया था पूरा बीएमआई कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में या फिर एलबी को केजी में। तो इस तरीके से तो यदि आपको कैलकुलेट करने के लिए आया है तो आप ये फॉर्मूला लगा के जो बीएमआई निकाल सकते हैं। अब जो लोग 7 तारीख को पेपर देंगे मैं उनको रिमाइंड करा दूं कि आपको बीएमआई से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो आपके किसी भी शिफ्ट में आ जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो इन यूनिट। तो न्यूनेट बेबी में कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है, तो न्यूनेट में होता है कितना 3/1, कितना होगा 3/1। नेक्स्ट है यहाँ पर वाइल गिविंग एनीमा हाइट ऑफ एनीमा कैन स्टैंड बी फ्रॉम NS2। तो जब हम एनीमा देते हैं तो जो स्टैंड है या फिर एनीमा कैन है उसकी हाइट NS से कितना होना चाहिए 45 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच। एनीमा की आपको पोजीशन एग्जाम में आ सकती है, टाइप ऑफ एनीमा आ सकते हैं कि कौन सा एनीमा गैस रिलीफ के लिए हम देंगे या फिर कौन सा एनीमा लैक्सेटिव के तौर पे दिया जाएगा। तो ऑल ओवर टाइप के आपको एनीमा आ सकते हैं। तो यहाँ पर एनीमा के लिए यदि आपको बात करें तो यहाँ पर स्टैंड की हाइट पूछी है NS से तो वो होगी 45 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द शेप ऑफ लैम्डॉइड सूचर। तो लैम्डॉइड सूचर का शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर शेप में, डायमंड शेप में, ओवल शेप में या फिर राउंड शेप में। लैम्डॉइड जो एक लैम्डा साइन होता है फिजिक्स में हमने पढ़ा है वही है यहाँ पर। तो ये कैसा होगा ट्रायंगुलर शेप में। अब आपको लैम्डॉइड सूचर क्या है, लैम्डॉइड सूचर या ये कैसा रहेगा लैम्डा शेप या फिर ट्रायंगुलर शेप में होगा, इसको हम पोस्टीरियर फॉन्टेनेल भी कहेंगे। याद रखना है, अब फॉन्टेनेल की बात हुई है तो आपको एंटीरियर पोस्टीरियर
हो सकता है ब्रैगमा लिख दें, तो ब्रैगमा का मतलब है यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टिनल, लैम्डा लिख देते हैं, फ्लेमोइड लिखते हैं, तो क्या है यहाँ पर पोस्टीरियर फॉन्टिनल। अब यहाँ पर लैम्डोइड सूचर पूछा है तो ये कैसा होगा, ट्रायंगुलर शेप का होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन इंडिया केम इन फोर्स। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंडिया में कब लाया गया था, तो ये आया था 23 दिसंबर 2005 को पार्लियामेंट में। 23 दिसंबर 2005 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पास किया गया था। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो पेलाग्रा है किसकी कमी के कारण होगा, पेलाग्रा होता है यहाँ पर नियासिन की कमी के कारण। किसके कारण, नियासिन की कमी के कारण 3D सिम्टम्स आ सकते हैं अब आपको, तो वो कौन कौन से, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। 4D पूछें तो वो होगा डेथ। तो यहाँ पर पेलाग्रा के यदि 4D सिम्टम देते हैं तो डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ। यदि 3D पूछें तो डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट है यहाँ पर और पेलाग्रा किसके खाने से हो सकता है, तो जो मैजे, कॉर्न होते हैं, भुट्टे होते हैं, उनको ज़्यादा खाने से पेलाग्रा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मसल्स टू बोन कनेक्टेड बाय। तो मसल्स का जो बोन से कनेक्शन है कौन करेगा, टेंडन करेंगे, लिगामेंट्स करेंगे, जॉइंट्स करेंगे या फिर कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। तो मसल्स का जो बोन से कनेक्शन है, मसल्स टू बोन्स कौन कनेक्ट करेगा, तो ये कनेक्ट करेंगे टेंडन्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच इम्यूनोग्लोबुलिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन हमने पूरे 5 टाइप के पढ़े हैं, मेनली 4 होते हैं और एक और होता है जो तो होता है IgD। तो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन में इम्यूनोग्लोबुलिन E, IgM, IgA या फिर IgG। तो पूरे इम्यूनोग्लोबुलिन आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। यदि एलर्जिक एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन के लिए पूछें तो वो कौन सा है, IgG। और कौन सा हीमोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, कौन सा हीमोग्लोबिन है जो मिल्क में या फिर जो सीक्रेशन होते हैं उसमें पाया जाता है। तो सभी इम्यूनोग्लोबुलिन आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच विटामिन आर प्रेजेंट इन यूरिन। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, यूरिन में 2 तरीके के विटामिन हो सकते हैं, एक तो विटामिन C और दूसरा विटामिन B, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन C या फिर विटामिन B, इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में रहा हो तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सेफेलोहेमाटोमा। अब कोई कह रहा है सेफेलोहेमाटोमा है, कोई कह रहा है कैपेट सक्सीडेनम आया है, तो आपको क्लियर करते हैं दोनों चीज़ें हैं क्या। सेफेलोहेमाटोमा में क्या होगा कि ज़्यादा प्रेशर के कारण यहाँ पर ब्लीडिंग होगी, स्कैल्प के अंदर जो स्किन है वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, ये अपने आप ठीक नहीं होगा, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कैपेट सक्सीडेनम में भी प्रेशर के कारण एडिमा देखने को मिलेगा, स्कैल्प में एडिमा देखने को मिलेगा, लेकिन ये आफ्टर 1 वीक डिलीवरी के बाद है जो अपने आप ही ठीक हो जाता है, इसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेफेलोहेमाटोमा में क्या होगा, ब्लड है जो वहाँ पर एक जगह इकट्ठा होने लगेगा, थोड़ी भी ब्लीडिंग होने के कारण, ये भी पेल्विक प्रेशर के कारण ही होगा, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कैपेट सक्सीडेनम में कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इन 2 में से कौन सी इमेज आई थी, ए वाली या फिर ए वाली। नेक्स्ट वन है यहाँ पर pH वैल्यू ऑफ यूरिन। तो यूरिन की pH वैल्यू कितनी होती है, तो यूरिन की pH वैल्यू होती है 6। कितनी, 6। नेक्स्ट वन येलो कलर डस्टबिन यूज्ड फॉर। तो येलो कलर के जो डस्टबिन होते हैं किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, तो येलो कलर कोड यूज़ किया जाता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए। एंड सेकंड थिंग, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अलावा जो भी ब्लड वाले गॉज होते हैं उनको डिस्कार्ड करने के लिए येलो कलर का डस्टबिन यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आया था बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर बेबीज़। तो बेबी में यदि ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पर आप यदि इस इमेज पे ना भी जाएँ तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट होगा बेबी की न्यूट्रिशन के लिए, दूसरा होगा बिना किसी इन्फेक्शन के बेबी को क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ बेबी की इम्यूनिटी भी मजबूत होगी, मदर और बेबी के बीच का जो कनेक्शन है वो अच्छा डेवलप होगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, बेबी में ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स हो जाएंगे। बेबी को हाइपोथर्मिया से भी बचाने का काम करेगा ब्रेस्ट फीडिंग जब आप करवाते हैं, बेबी की इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी काम करेगा। तो यहाँ पर सभी सही होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बेड्स। तो एक CHC में कितने बेड होते हैं, तो एक CHC में टोटल 30 बेड्स होते हैं। अब आपको नेक्स्ट शिफ्ट में PSC के बेड पूछ सकते हैं, फिर सब सेंटर के पूछ सकते हैं, या फिर स्टाफिंग पैटर्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है विच टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सर्वाइकल कैंसर। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन पता नहीं है कि ऑप्शन में क्या आया था आपको।
तो सर्वाइकल कैंसर में बायोप्सी भी की जाती है, क्योंकि कैंसर को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बायोप्सी के अलावा यहाँ पर जो पैप स्मीयर है वो भी मेन और फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस्ट करने का टेस्ट है, वो है पैप स्मीयर टेस्ट। यूएसजी से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, बट उतना कंफर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि आपको और कुछ ऑप्शन में आया तो आप लोग मार्क जरूर करना। नेक्स्ट है यहाँ पर जेनेटिक डिसीज कैन कॉज्ड बाय, तो जेनेटिक डिसीज का मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्या, क्रोमोसोम्स। क्या होंगे, क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटी है जो जेनेटिक डिसीज का मोस्ट कॉमन कॉज होगा। तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले थे, और जिसको यदि क्वेश्चन याद हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट में क्वेश्चन जरूर डाल देना, वो भी आज ही डालना, ताकि जिनका कल पेपर है उनको आज ही शाम तक पूरे क्वेश्चन है जो बता दिए जाएँ। अब हम बात करेंगे कि जो लोग अलग अलग शिफ्ट में, यदि 6 शिफ्ट में पेपर होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे किया जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है वो आया है एग्जाम में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस गया है पेपर। तो ये चीज़ मैटर नहीं करेगी, मैटर आपका रिजल्ट करेगा कि आपने पेपर में क्या मार्क किया है। नेगेटिव मार्किंग थी नहीं यहाँ पे, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यदि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो मेरे जो सही है वो भी नंबर जाएंगे। तो ऐसा आपका यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। अब यहाँ पर हर एक शिफ्ट का जो स्कोर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पर एक जो फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है कि इसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसको अपने नोटबुक पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो एवरेज स्कोर फॉर ईच शिफ्ट, हर एक शिफ्ट के कितना है जो स्कोर है वो निकाला जाएगा। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन अ शिफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट। दैट मीन्स यहाँ पर एक शिफ्ट में जितने कैंडिडेट आए हैं उन कैंडिडेट का जो स्कोर आया है उस स्कोर से जितने कैंडिडेट हैं उनको डिवाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर XAV। फिर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हर एक शिफ्ट का स्कोर निकाला जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के लिए यहाँ पर हर एक शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला लगा के सभी के स्कोर निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर जब जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा हर एक पर्सन के लिए, पहले नॉर्मलाइजेशन होता था कि जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी यदि सेम नंबर आते हैं तो, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पेपर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट थी इसलिए, और 2 अलग अलग दिन 6-6 शिफ्ट में पेपर होना है। तो जैसा RRB में हुआ था उसी टाइप का यहाँ पे भी इस बार होने वाला है। तो जिनके मार्क्स बढ़ के आएंगे हो सकता है उनके घट जाएं जब आपकी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो, या फिर जिनके घटे हुए हैं तो 2-5 नंबर बढ़ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको नहीं है पता, ना ही मुझे पता है कि कितने लोगों ने एक शिफ्ट में पेपर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा है जो नॉर्मलाइज स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट के लिए जो यूज़ किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन स्कोर, वो इस तरीके से है जो यूज़ किया जाएगा, जिससे आपके लिए क्या होगा, ईजी होगा। अब यहाँ पर हाईएस्ट एवरेज ऑफ रॉ स्कोर, तो यहाँ पर S2 का मतलब क्या हो गया, तो XN का मतलब है कि हर एक कैंडिडेट का स्कोर कितना निकल के आएगा। तो यहाँ पर S2 का मतलब है हाईएस्ट एवरेज ऑफ रॉ स्कोर, तो जिसके सबसे ज़्यादा स्कोर आए हैं वो होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कोरिस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी इज कॉल्ड एज S2, तो S2 S1 यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ही रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पर आएगा रॉ स्कोर कितने हैं कैंडिडेट के, मतलब कितने मार्क्स आए हैं। हर एक शिफ्ट का सिंपल स्कोर कितना निकल के आया है, तो वो ये हो गया। फिर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बेस पे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो। अब जब सब ये निकल आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको जब आप 7 तारीख का पेपर दे लेंगे जो लोग, आफ्टर दैट हो सकता है नेक्स्ट वीक आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं, आपका स्कोर क्या है। तो ये चीज़ें आपको जब 7 तारीख का और पेपर हो जाने दीजिए तब आपको पता चलेगा कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। यदि 7 को पेपर आपका होता है तो मे भी हो सकता है 10 या फिर 12 तारीख तक आपके ऑफिशियल आंसर की अपडेट कर दी जाएगी। तो आप लोग अपने आंसर मैच जरूर करना, आप किसको मार्क करके आए, और ये चीज़ ऑफिशियल आंसर की में शो होती है कि आपने कौन सा आंसर टिक किया है। So thank you for watching us. Bye bye. Have a good day and best of luck for your next exam जिनका 7 तारीख को पेपर है।